नमस्कार। आज हमारे पास एक काफी दिलचस्प विश्लेषण है जिसका टाइटल है ईरान इजराइल युद्ध, कारण और परिणाम। तो आज हम इसी के आधार पर ईरान और इजराइल के बीच जो ये दशकों पुराना तनाव है उसे समझने की कोशिश करेंगे। ये सिर्फ दो देशों की कहानी नहीं है, बल्कि इसमें पूरा पश्चिम एशिया और शायद दुनिया भी शामिल है। हाँ, बिल्कुल सही कहा। और ये विश्लेषण इसी बात पे जोर देता है कि ये टकराव कितना पेचीदा है। इसमें आपको राजनीति मिलेगी, गहरे धार्मिक मतभेद मिलेंगे और फिर वो सामरिक गणित भी है। जड़ें वाकई काफी गहरी हैं। तो चलिए विश्लेषण के हिसाब से इन जड़ों को थोड़ा कुरेदते हैं। सबसे पहले तो ये वैचारिक और धार्मिक मतभेद की बात आती है। ईरान एक शिया इस्लामिक गणराज्य और इजराइल एक यहूदी राष्ट्र। विश्लेषण कहता है ये सिर्फ पहचान का मुद्दा नहीं है। बिल्कुल नहीं। विश्लेषण साफ करता है कि ये जो आइडियोलॉजिकल डिफरेंस हैं, ये सीधे सीधे उनकी फॉरेन पॉलिसी मतलब विदेश नीति और किसके साथ वो गठजोड़ बनाते हैं उसको तय करते हैं। ईरान खुद को एक तरह से इस्लामी दुनिया के रक्षक के तौर पर देखता है और उधर इजराइल के लिए अपनी सुरक्षा, अपना अस्तित्व सबसे ऊपर है। तो ये जो बुनियादी टकराव है ना, ये उनकी हर चाल में दिखता है। अच्छा, और इसी से जुड़ा हुआ ईरान का परमाणु कार्यक्रम। इजराइल इसे अपने लिए सबसे बड़ा खतरा मानता है। विश्लेषण इस खतरे को कैसे देखता है? कुछ खास बताया गया इसमें? हाँ, विश्लेषण इस पर काफी रोशनी डालता है। देखिए, ईरान की जो मुख्य चिंता है वो है ईरान का तथाकथित ब्रेकआउट टाइम। मतलब वो वक्त जो ईरान को परमाणु बम बनाने के लिए जरूरी सामान जुटाने में लग सकता है। और उनका मानना है कि ये टाइम लगातार कम हो रहा है तो खतरा बढ़ रहा है। ये सिर्फ एक हथियार का डर नहीं है, ये है शक्ति संतुलन के पूरी तरह बदल जाने का डर। ये तो वाकई चिंता की बात है। इसके साथ ही विश्लेषण में ईरान द्वारा हिजबुल्लाह और हमास जैसे गुटों को समर्थन देने का भी जिक्र है। इन्हें अक्सर प्रॉक्सी कहा जाता है ना? सही। ये प्रॉक्सी समूह मतलब ऐसे गुट जो किसी और देश यहाँ ईरान की शह पर लड़ते हैं। ये इस पूरे मामले को और ज्यादा उलझा देते हैं। विश्लेषण बताता है कि ये सिर्फ एक मिलिट्री थ्रेट नहीं है, ये इजराइल के समाज में लगातार एक मनोवैज्ञानिक दबाव, एक असुरक्षा की भावना पैदा करने का जरिया भी है। ये उनकी स्ट्रैटेजी का एक अहम हिस्सा है जिसे कई बार लोग कम आंकते हैं। तो ये तो हुए कुछ मुख्य कारण मोटे तौर पर। अब अगर हम इसके जो संभावित परिणाम हैं उनकी तरफ देखें, जैसा विश्लेषण में बताया गया है, तो तस्वीर तो काफी गंभीर लगती है। पहला जिक्र तो सीधे मानवीय संकट का है। निश्चित रूप से। देखिए, कोई भी बड़ा मिलिट्री टकराव होगा तो उसका पहला और सबसे भयानक असर तो आम नागरिकों पर ही पड़ेगा। जाने जाएंगी, लोग अपने घरों से उजड़ेंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह होगा। विश्लेषण इस मानवीय पहलू को सबसे आगे रखता है। और अर्थव्यवस्था पर क्या असर? ईरान तेल का एक बड़ा प्लेयर है। वैश्विक अर्थव्यवस्था पर क्या असर देख रहा है विश्लेषण? असर बहुत गहरा हो सकता है विश्लेषण के मुताबिक। फौरी तौर पर तो तेल की कीमतें आसमान छू सकती हैं, क्योंकि हॉर्मुज स्ट्रेट जैसे जो अहम रास्ते हैं वो बाधित हो सकते हैं। लेकिन बात सिर्फ तेल तक नहीं रुकेगी। ग्लोबल सप्लाई चेन, इन्वेस्टमेंट का माहौल, महंगाई, ये सब प्रभावित हो सकते हैं। इससे दुनिया भर में एक तरह की आर्थिक अस्थिरता बढ़ सकती है। यानी सिर्फ क्षेत्रीय नहीं बल्कि पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था पर सीधा असर। और क्या विश्लेषण ये भी कहता है कि ये अस्थिरता फैल सकती है, मतलब और देश भी इसमें खिंच सकते हैं? हाँ, ये एक बहुत बड़ा खतरा है। पश्चिम एशिया पहले से ही आप देखिए कई तनाव से जूझ रहा है। ईरान और इजराइल के बीच अगर सीधा टकराव होता है तो ये आग में घी डालने जैसा हो सकता है। इसमें लेबनान, सीरिया, इराक, शायद खाड़ी के देश भी खिंच सकते हैं। विश्लेषण इसे एक ऐसे विश्व साइकिल, एक दुष्चक्र के तौर पर देखता है जहाँ हिंसा और अस्थिरता एक दूसरे को और बढ़ावा देते हैं। तो कुल मिलाकर ये विश्लेषण हमें ये दिखा रहा है कि ईरान इजराइल का जो तनाव है ये एक मल्टी लेयर्ड मुद्दा है। इसके स्थानीय और वैश्विक दोनों तरह के गंभीर परिणाम हो सकते हैं। ये सिर्फ दो देशों की दुश्मनी से कहीं ज्यादा है। बिल्कुल। विश्लेषण का निचोड़ आप कह सकते हैं यही है कि ये स्थिति ग्लोबल पीस और सिक्योरिटी के लिए एक बड़ी चुनौती है और इसीलिए वो डिप्लोमेटिक सोल्यूशन मतलब कूटनीतिक हल खोजने की तत्काल जरूरत पर इतना जोर देता है। हालांकि रास्ते आसान नहीं है, ये भी साफ है। इस पूरी बातचीत और विश्लेषण से एक सवाल मेरे मन में जरूर आ रहा है। जब दो पक्षों के बीच डर, विचारधारा और राष्ट्रीय सुरक्षा की भावनाएं इतनी गहराई तक उलझी हों, तो क्या कूटनीति वाकई कोई स्थायी शांति ला सकती है, या ये सिर्फ कुछ वक्त के लिए हालात को टाल पाती है? ये सोचने वाली बात है।